नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट भी आपको बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं चुनावों की खबर से। तो देश भर में दोस्तों उपचुनाव भी हो रहे हैं और दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी हो रहे हैं और विधानसभाओं के भी उपचुनाव हिमाचल के संपन्न हुए और गुजरात के प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। द्वितीय चरण के चुनावों की कल देर शाम 5 बजे प्रसार रुकने के बाद में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। इसी के साथ ही दोस्तों उपचुनाव में भी देश के कई स्टेटों के विधानसभा के उपचुनाव भी है और मैनपुरी के लोकसभा के भी चुनाव है। लगभग सभी का रिजल्ट नतीजा जो है वो 8 दिसंबर को ही आएगा और हमारे सरदार शहर के भी उपचुनाव है राजस्थान में, उसके भी नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। सरदार शहर में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और बादरा से भी नेता जो है वहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए गए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो। आसपास की अगर बात करें तो कृष्णा पूनिया ने भी धुआंधार प्रचार किया है सरदार शहर में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी एडी चोटी का पूरा जोर लगा रखा है अशोक पिंचा के समर्थन में। और बादरा की बात करें नेताओं की तो जयदीप डूडी की जो अभी वर्तमान में हाल ही में भाजपा में शामिल हुए, उनकी ड्यूटी सरदार शहर लगाई गई है और संजीव बेनीवाल भी प्रचार प्रसार में सरदार शहर गए थे। और अब तैयारी है रथ यात्रा की, जो भाजपा भी अब रथ यात्रा में कांग्रेस से पीछे नहीं रहने वाली है और 4 दिसंबर को बादरा में भी शुरुआत हो रही है रथ यात्रा की। ये रथ लगभग 11 दिनों तक बादरा के गांव ढाणी में घूमेगा और पार्टी की योजनाओं का प्रचार करेगा, रीति नीति का प्रचार करेगा और कांग्रेस सरकार की खामियों का बखान भी करेगा, जनता को जागरूक भी करेगा। कल हमने आपको विस्तार से बताया था किन किन मुद्दों पर कांग्रेस को इस रथ यात्रा के माध्यम से भाजपा द्वारा घेरा जाएगा। और इसी के साथ ही बात करें दोस्तों क्षेत्र की राजनीति की, तो अभी राजनीतिक चर्चाएं उपचुनाव के नीचे दबी हुई है और रह रहकर चर्चाएं हो रही है, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो। और कांग्रेस का तो क्षेत्र में जैसे एक प्रकार से सफाया हो गया, कोई भी नेता कांग्रेस का आगे नहीं आ रहा है और कांग्रेस की टिकट कौन लेगा इसकी चर्चा बादरा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कतई नहीं हो रही है। तो ये कांग्रेसियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यशाली कहें या दुखदायी पल कहें, जो कट्टर कांग्रेसी है, जो कांग्रेस विचारधाराओं वाले मतदाता है, लोग हैं, उनकी भावनाओं के साथ एक प्रकार से बादरा विधानसभा में कांग्रेस के आला नेताओं द्वारा खेला जा रहा है। भावनाओं से खिलवाड़ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ कांग्रेस की बागडोर संभालने वाला कोई नेता नहीं है। स्वयं आला नेता कांग्रेस के, उन्होंने ही बादरा विधानसभा में कांग्रेस का एक प्रकार से सफाया करने का निश्चय किया हुआ है और कामरेड बलवान पूनिया कांग्रेस की सरकार में ज़बरदस्त भागीदारी निभा रहे हैं और सर्वे यहाँ बने हुए हैं कांग्रेस के भी और माकपा के भी। राजस्थान के एक प्रतिनिधि के रूप में बादरा से बलवान पूनिया जो है बेहद शक्तिशाली विधायक माने जाते हैं और धड़ाधड़ काम भी वो विकास कार्य के रूप में क्षेत्र में करवा रहे हैं ताकि 2023 के चुनाव में जाकर वो जनता के सामने ये बता सके कि हमने ये किया है 5 सालों में। तो दोस्तों आने वाले समय में हमारी भी नज़रें लगातार इस क्षेत्र पर बनी रहेगी और राजनीतिक समीकरण बनने बिगड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस भावनाओं की बात करें अगर कांग्रेस की, तो दोस्तों सतपाल नेहरा ऐसा नाम है जो काफ़ी दिनों से चर्चा में है और कांग्रेस की टिकट की दौड़ में वो आगे आ सकते हैं। अगर सचिन पायलट को बागडोर मिलती है राजस्थान में जैसी कि संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही है, तो संदीप डूकिया चेहरा हो सकते हैं कांग्रेस के बादरा विधानसभा क्षेत्र से और बजरंग सहारण भी कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार बन सकते हैं।
तो ये कांग्रेस के कुछ चेहरे हैं। दयानंद बेरवाल भी बहुत बड़े कांग्रेस के नेता क्षेत्र से माने जाते हैं, वो भी टिकट की दौड़ में है, लेकिन वर्तमान में बहुत ज़्यादा सक्रिय वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी समय है और वो ऐसे नेता है हर समय अपनी तैयारियां वो पूर्ण रखते हैं और रहते हैं क्षेत्र में ही सक्रियता के साथ ही, लेकिन सक्रिय रूप से किसी कार्यक्रमों में वो दिखाई जरूर नहीं देते और प्रचार प्रसार से भी काफ़ी दूरी बनाकर रखने वाले नेता माने जाते हैं दयानंद बेरवाल। और बात करें डॉक्टर सुरेश चौधरी की, जिन्होंने गत चुनाव में कांग्रेस की टिकट से 37,000 वोट भी लिए, उनका रुख क्या रहेगा दोस्तों? उनके परिवार से एसपी सिंह बढ़िया, जो पूर्व जिला कलेक्टर है बारह से रिटायरमेंट होकर क्षेत्र की राजनीति में मशगूल है, तो दोस्तों उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए हैं। जैसा कि अक्सर आपने मारवाड़ी कहावत के रूप में सुना होगा, वो पत्ते नहीं खोल पा रहे हैं, अपने कांग्रेस का राह अख्तियार करेंगे या भाजपा का। और ये पत्ते न खोलना कहीं ना कहीं इन परिवार के लिए बहुत बड़ा दुखदाई और क्षेत्र की राजनीति में आगे बढ़ने के मार्ग में स्वतः ही एक प्रकार से कुठारा घात समझा जा रहा है। दोस्तों जयदीप डूडी की चर्चाएं थी, उन्होंने लेट किया, देर किया, लेकिन दुरुस्ती के साथ अब वो भाजपा में आ चुके हैं। अब उनको तैयारी करनी है एक ऐसे शक्ति प्रदर्शन की जिसके द्वारा वो पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपना एक संदेश, एक मैसेज दे पाए और उसके बाद में टिकट की दौड़ में वो अपने आप को स्थापित नेता के रूप में आला भाजपा नेताओं के लिए चर्चा का आकर्षण बन सके। तो दोस्तों ऐसी ही कवायदें कांग्रेस की होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में कांग्रेस के नेता नहीं है, संभावनाएं नहीं है, संभावना पूरी है। और कांग्रेस की टिकट अगर अलग से दी जाती है तो ये कांग्रेस के लिए भविष्य की राजनीति के दृष्टिगत बहुत बेहतर कदम कांग्रेसियों के लिए हो सकता है और उनका वजूद यहाँ बरकरार रह सकता है। वरना अगर माकपा के साथ समझौते में किसी प्रकार से यहाँ कांग्रेस की टिकट देने का निर्णय पार्टी करती है तो आने वाले भविष्य में कांग्रेस का यहाँ एक प्रकार से सफाया हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का कोई नेता और कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता आगे बढ़कर पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम नहीं कर पाएंगे। ये एक कटु सत्य है और इसका पार्टी कितना ख्याल रखती है, कितना ध्यान रखती है, इसको लेकर सोचने वाली बात है। और 4 दिसंबर को परसों राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी के नेतृत्व में जो यात्रा का प्रवेश होगा, उसके बाद में ज़रूर राजस्थान में कांग्रेसियों में एक ऊर्जा एनर्जी का दौर आएगा, एक संचार होगा। लेकिन वो कितना होगा और क्या भादरा जैसी सीटों को वो दुरुस्त करेंगे, अपनी यहाँ छवि और अपनी स्थिति को यहाँ स्पष्ट करेंगे, दोस्तों ये एक बहुत बड़े सवाल है। लेकिन जब तक प्रदेश में आला नेताओं के मध्य दरमियान जो हम बात कर रहे हैं गहलोत और सचिन पायलट के समझों की, तो दोस्तों उनमें कभी सुधार अगर नहीं लाया गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका लॉस होगा, नुकसान होगा। कांग्रेस इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगी और भाजपा इसका फ़ायदा उठाने की स्थिति में दिखाई नहीं देती, लेकिन ज़रूर उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि किसी एक पार्टी की कमज़ोरी का फ़ायदा दूसरी प्रमुख और विपक्षी पार्टी को अवश्य मिलता है। और अगर स्थिति हो दोनों में ही खामियों की तो ये वक्त के ऊपर निर्भर करता है और सेंटर की जो राजनीति और सेंटर की जो हवा एक प्रकार से किसी पार्टी के पक्ष में होगी, उनको आंशिक रूप से उसका फ़ायदा मिलेगा, जैसा कि भाजपा को मिलता हुआ दिखाई देता है। ये एक कटु सत्य है। कांग्रेस को यहाँ काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। तो युवा के हाथ में बागडोर देने से ज़रूर कांग्रेसियों की जो उम्मीदें हैं उनको पर लगेंगे, उनको एक नई संभावना, एक विकल्प के तौर पर ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने में सुगमता होगी। और दोस्तों इसी के साथ बात करें सहकारी समिति के चुनाव की स्थानीय भादरा आसपास में, तो अलग अलग डेट में, समय में
तारीखों में ये चुनाव संपन्न हो रहे हैं। और बात करें हाल ही में छानीबड़ी के सहकारी समिति के चुनाव की, तो यहाँ लगभग संदीप डुड्डी के व्यक्ति यहाँ जीत कर आए हैं। उनका पैनल सफलता का परचम लहराने में कामयाब रहा है। और वार्ड नंबर 1 से स्वयं संदीप डुड्डी, और 2 नंबर से रामचंद्र जाखड़, 3 नंबर से संतोष, 4 नंबर से यशपाल, 6 नंबर से बलराज, और 8 से गोपीराम, और 9 से संदीप कुमार, 11 से उषा रानी, 12 से दोस्तों शीला देवी। ये एक प्रकार से हम मान सकते हैं संदीप डुड्डी के खास माने जा रहे हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से सभी नेता अलग अलग अपने दावे कर रहे हैं। संजीव बेनीवाल के भाजपा खेमे का कहना है कि भादरा सहकारी समिति के तमाम अगर परिणाम देखें तो अधिकांश सीटों पर उनके प्रतिनिधि जीते हैं। और बलवान पुनिया के भी समर्थकों के अलग अलग दावे हैं। स्वयं ये बड़े नेता अभी तक इस प्रकार से सहकारी समिति के चुनाव में कोई बड़े दावे करते हुए नजर नहीं आए हैं। और इसी के साथ अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों एक बहुत आपको सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई खबर आपको भादरा क्षेत्र के लिए बताते हैं। भादरा की 2, वैसे तो 3-4 की संख्या में गौशालाएं भादरा में बनी हुई हैं, लेकिन जो 2 प्रमुख गौशालाएं हैं, नई और पुरानी के नाम से आप जिनको जानते हैं और जिनके अध्यक्ष दयानंद खोखेवाला काफ़ी लंबे समय से हैं, उन दोनों गौशालाओं में एक बहुमंजिला पक्षी टावर लगने जा रहा है। दोस्तों पक्षी टावर आपने देखा होगा, इसका एक वीडियोस भी हमने साफ संदेश भारत के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर डाला है, ज़रूर आप इसको देखिएगा। इसी की तर्ज पर और भादरा में भी दोनों गौशालाओं में विशाल बहुमंजिला पक्षी टावर लगने जा रहा है। और एक बहुत ही शानदार एक ऐसा टावर जिसमें हजारों की संख्या में पक्षियों के आशियाने होंगे, और पक्षी तरह तरह की प्रजाति के पक्षी जो है वो यहाँ शरण लेंगे और सुरक्षित शरण लेंगे। और अपना कुनबा बढ़ाने में भी उनको काफ़ी सहूलियत होगी। और एक बेहतरीन सेवा ये पक्षियों के लिए, एक प्रकार से आप पक्षी पशुओं की सेवाएं करते हैं तो प्रकृति की सेवा करते हैं, एक प्रकार से भगवान के ईश्वर के परमात्मा के नज़दीक रहने का भी ये एक प्रकार से संकल्प है और एक माध्यम है दोस्तों ईश्वर के नज़दीक जाने का। क्योंकि जितने अत्यधिक आप प्रकृति के नज़दीक जाते हैं होते हैं, उतने ही आप ईश्वर के नज़दीक भी जाते हैं। तो दोनों ही गौशालाओं में ये जो टावर बनेंगे भविष्य में, जल्द ही इनका निर्माण प्रारंभ होने वाला है। इनमें से एक टावर सत्यनारायण टेल्टिया परिवार की तरफ से बनाया जा रहा है। इसमें दोस्तों लाखों रुपए का खर्चा आता है एक टावर में, और ठीक से तो हम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के लिए नई चीज़ है। हरियाणा में और कई ऐसी स्टेटों में, राज्यों में इस प्रकार के पक्षियों के टावर बने, और भारत में इस प्रकार के टावर बनने का, पक्षी टावर बनने का सिलसिला जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ा है। और यही कारण है कि दोस्तों यहाँ प्रकृति के प्रति प्रेम लोगों का बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि ऐसे कलाकार की जिनका हम कल एक साक्षात्कार आपको दिखाएंगे, लाइव भी उसका साक्षात्कार दिखाएंगे, और साफ संदेश के यूट्यूब चैनल पर भी उनका एक साक्षात्कार हम दिखाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक ऐसे माइम कलाकार की जो मूक बधिरों के लिए एक बेहतरीन अदायगी है, एक शैली है और एक कला है। ये ऐसी कला है दोस्तों, इस कला के कलाकार आपको बहुत कम मिलेंगे। और हमारे भादरा क्षेत्र के छानीबड़ी के संजय आर्य माइम के नाम से जाने जाते हैं। ये इस कला के बहुत बड़े अभिनेता भी हम इनको मान सकते हैं, और इस माइम कला के एक प्रशिक्षक भी हम इनको मान सकते हैं। और इसके अलावा ये हरियाणा और पंजाब के बहुत बड़े माइम कला के
कलाकार हैं दोस्तों। और इनको हरियाणा सरकार के एक प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की तरफ से 6 बच्चों की टीम को तैयार करने का दायित्व सौंपा गया था। और इस दायित्व को बखूबी निभाते हुए संजय आर्य ने बेहतरीन टीम भी तैयार की, सफलता के परचम भी फहराए, पूरे हरियाणा में भरपूर वाहवाही भी लूटी। तो हम भी संजय आर्य को इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। कल उनसे साक्षात्कार भी करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें जो रथ यात्रा भाजपा की निकल रही है वो गोगामेडी से दोस्तों 4 तारीख को इसका प्रारंभ होगा। और इसकी एक बैठक कल भी हुई और इस बैठक में तैयारियां की जा रही है रूट चार्ट को लेकर। भाजपा की तरफ से रूट चार्ट को लेकर इसकी तैयारियां की जा रही है। और इस तैयारियों में रूट चार्ट इस प्रकार बनाए जा रहे हैं कि प्रत्येक ढाणी और गांव इसमें छूट ना पाए और सैकड़ों की संख्या में इसमें नुक्कड़ सभाएं और इस प्रकार की सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टी की रीति नीति और अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार की खामियों को गिनाया जाएगा। तो इस प्रकार की मीटिंगें लगातार जारी है। और गुजरात के चुनाव प्रचार के लिए कल अंतिम दिन है दोस्तों। कल देर शाम 5 बजे को चुनाव प्रचार रुक जाएंगे। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी दूसरे चरण की 92 सीटों के लिए। तो इस प्रकार सभी 182 सीटों के लिए 5 अगस्त को सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा, जो कि 8 दिसंबर को रिजल्ट के नतीजों के रूप में आपके सामने आएगा। कौन बाजी मारता है, कौन किसको मात देता है, कौन बड़ा नेता चुनाव जीत रहा है, कौन हारेगा, इन सब से हम भी रूबरू होंगे। इसके लिए हम भी आपके साथ समीक्षा करेंगे। 7 बजे के इस बुलेटिन में हमारी भी नज़रें दोस्तों देश प्रदेश के साथ स्थानीय मुद्दों पर हम समय समय पर आपको राजनीतिक पॉलिटिकली समीक्षा के साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई खबरें भी आपको सदैव दिखाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आज 2 दिसंबर को क्या विशेष है इसके लिए मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आज के लिए सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है आज के दिन 1965 में हुई थी और निरंतर इसको भारतीय सेना मनाती आ रही है। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि हमारे 8वें पीएम थे, प्रधानमंत्री थे देश के, वो आज ही के दिन 8वें प्रधानमंत्री बने थे। और इसके अलावा मंडियों के भाव अगर बताएं तो नोर से शुरुआत करूं दोस्तों। गुवार के भाव नोर में 5811, चना के भाव 4834, मोट के भाव 6287, गेहूं के भाव 2561 रुपये प्रति कुंटल और बाजरी के भाव 2136, सरसों के भाव 6000, मूंग के भाव 7216 रुपये प्रति कुंटल रहे। और रावतसर मंडी में ग्वार के भाव 5911, बाजरा के भाव 2430, नरमा के भाव 8750 और तिल के भाव 13200 रुपये प्रति कुंटल। और सरसा मंडी में नरमा 8585, कपास के भाव 9711, सरसों के भाव 5951 प्रति कुंटल रहे। जबकि आदमपुर मंडी में ग्वार के भाव दोस्तों रहे हैं 5675, सरसों के भाव 5921, नरमा के भाव 8622 रुपये प्रति कुंटल। और एलनाबाद में ग्वार बिका है 5870 और नरमा बिका है 8518। जबकि हनुमानगढ़ मंडी में ग्वार बिका है 5630, संगरिया मंडी में ग्वार बिका है 5630 और कपास नरमा बिका है 8614 रुपये प्रति कुंटल। तो फतेहाबाद मंडी में नरमा बिका है 8670, कपास बिकी है 9470 रुपये प्रति कुंटल। तो इसके अलावा मौसम का मिजाज 2 दिसंबर को आज बताएं तो 24 से 25% आज टेम्परेचर रहा दिन भर का। और देर रात्रि को 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर हवा चली, रात्रि को भी इसी क्रम से हवा चलेगी। और 50 से 100% तक रात्रि को बादल आसमान में छाए रहेंगे। 3 दिसंबर को कल 14 से 22 टेम्परेचर रहेगा और 24 से 26 मैक्सिमम तापमान रहेगा। 19 से 22 डिग्री देर शाम को टेम्परेचर रहेगा। 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से
हवाएं चलेगी। सुबह 15 से 20% बादल रहेंगे। देर शाम तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, जो कि रात्रि को फिर 80 से 90% बादल के साथ आसमान जो है बादलों से ढका रहेगा। तो दोस्त आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।